स्वागत है अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आप बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राकेश टिकैत बैंक कर्मचारियों ने साथ देने की अपील की है। इस बीच बताएंगे आपको एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर गृह मंत्रालय आखिर क्या कर रहा है। देश के पूर्वोत्तर राज्य के अंदर हिंसा की खबरें सामने आ रही है दोस्तों, इसी के साथ में कहीं न कहीं देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और देश के गृह मंत्री दिल्ली से बाहर है। इस बीच बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला, इसकी अपडेट भी इसी के साथ में चलेंगे। एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राकेश टिकैत को लेकर बीकेयू भानु के नेता ने फिर से विवादित बयान दिया है। दोस्तों क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एमएसपी कानून गारंटी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए किसान। 6 किसानों ने गले में बेड़ियां लगा ली है। इस बीच आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के बाद वरुण गांधी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों पर हो रही बर्बरता का मामला उठाया है और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तरीके से अपने निशाने पर लिया है। इसी बीच चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ बताएंगे आपको दोस्तों नरेंद्र मोदी के सामने आज देश के अंदर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार में से कौन सबसे ज्यादा मजबूत नेतृत्व के साथ सामने है। इसको लेकर एक पोल कराए गए हैं जिसमें 10,000 लोगों ने अपनी राय दी है। दोस्तों क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर खुलासा होने के बाद बीजेपी नेता को जमकर लगाई जा रही है फटकार। इस बीच एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों बताएंगे आपको नागालैंड के गोलीकांड को लेकर किस तरीके से देश की सियासत में नया डिबेट शुरू हो गया है और गृह मंत्रालय और गृह मंत्री पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश के सी वोटर के सर्वे ने सीट के आंकड़े जारी किए हैं। क्या कुछ कहना है सी वोटर का, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए तीनों काले कानून रद्द होने के बाद एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं और देश के बैंक के कर्मचारियों के प्राइवेटाइजेशन रोकने की मांग का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कार्रवाई को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और ऐसे में दोस्तों आज केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण संबंधित बिल लोकसभा के अंदर पेश करने वाली है। अब कृषि कानून के खिलाफ सफल आंदोलन के बाद बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने के संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार कई विधेयक पेश करने की तैयारी कर चुकी है और इस पूरे मामले पर जो अपडेट है वो ये कि केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण का कानून आज संसद में पेश करने वाली है। इसके खिलाफ बोलते हुए राकेश टिकैत ने देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसके संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने आंदोलन की शुरुआत से आगाह किया था कि अगला नंबर बैंक का आएगा। नतीजा देखिए, 6 दिसंबर को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण के खिलाफ देश भर में साझा आंदोलन की जरूरत है। इसी बीच आपको बता दें कि बैंकों के निजीकरण को लेकर संसद में पेश होने वाले बिल का अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवाले ने भी विरोध किया है और ऐसे में दोस्तों राकेश टिकैत के ट्वीट से सहमति जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि इस निजीकरण का हम विरोध करते हैं। यह सरकार देश को बेच डालने के पीछे तुली हुई है। राकेश टिकैत ने सही कहा कि बैंक के निजीकरण का हम विरोध करेंगे, यह हमारा जारी रहेगा। आपको बता दें कि किसान नेताओं की तरफ से भी बैंक कर्मचारियों का जो समर्थन किया जा रहा है, ये अपने आप में देश के मजदूर, किसानों और कर्मचारियों की एकता का एक प्रतीक बनता जा रहा है और ऐसे में दोस्तों आगे आने वाले दिनों के अंदर और भी बड़े तरीके से विरोध जारी रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों किसानों ने एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर जो कल बातचीत होने वाली है उससे पहले भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के मुख्य मंच के सामने 6 किसानों ने एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि एमएसपी पर कमेटी नहीं बननी चाहिए, बहुत कमेटी बन चुकी है और अब सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। गारंटी कानून बनाने के बाद ही हम वापस लौटेंगे। 7 दिसंबर तक भूख हड़ताल करेंगे। किसानों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार से कल बातचीत करने वाली है और ऐसे में कुंडली बॉर्डर पर बैठक के बाद ये जानकारी जहां पर एक और किसानों ने दी थी, वहीं पर दूसरी और अन्य किसान भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें राजेंद्र सिंह गाँव कोहला सोनीपत से जुड़े हुए हैं, सतनाम सिंह पटियाला पंजाब से हैं, विक्रम सिंह पंजाब के गुरदासपुर से हैं और इसी के साथ में दोस्तों करतार सिंह कैथल, नरेश सांगवान अंबाला से और कुलदीप सिंह मोगा पंजाब से आते हैं। कुल मिलाकर 3 किसान पंजाब से, 3 किसान हरियाणा से, सभी ने मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखते हैं क्या कुछ समझौता हो पाता है किसानों और सरकार के बीच में। एक और अपडेट की माने तो दोस्तों जब से अमित शाह देश के गृह मंत्री बने हैं तब से कहीं ना कहीं देश के अंदर कहीं ना कहीं अशांति दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला देश के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में, जहां पर नागालैंड के मोन जिले में एक उग्रवादी विरोधी अभियान के दौरान 13 नागरिकों और एक जवान के मारे जाने की खबर सामने आने के बाद कई जगह हिंसा की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि ये हृदय विदारक घटना है। भारत सरकार को वास्तविक जानकारी देना चाहिए गृह मंत्री वास्तव में क्या कर रहे हैं, जब हमारी ही जमीन पर न तो हमारे नागरिक सुरक्षित है न ही हमारे सुरक्षा बल। राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया म्यांमार की सीमा से लगे मोन जिले के ओटिन गांव और उसके आसपास में असम राइफल के सदस्यों द्वारा चलाए गए आतंक विरोधी अभियान के दौरान हुई घटना के बाद दी है। कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे वीडियो सोशल
सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए पहले जांच पड़ताल करने के बाद ही शेयर करने के लिए कहा है। लेकिन नागालैंड भारत की आजादी से लगातार अशांत राज्यों में से एक रहा है। कई सारे उग्रवादी घटनाएं होती हैं, भारतीय सुरक्षा बलों की भी जानें चली जाती हैं और ऐसे में दोस्तों नागरिकों की मृत्यु के मामले को लेकर होम मिनिस्टर से सवाल पूछा गया है। देश के गृह मंत्री राजस्थान में रोड शो में व्यस्त है, ये बताया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से भी सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत के आंदोलन की सफलता के बाद कहीं न कहीं बीकेयू भानु संगठन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही बड़ा कारण है कि राकेश टिकैत को लेकर उल जुलूल बयानबाजी का दौर बदस्तूर जारी है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत को लेकर बीकेयू भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बयान देते हुए कहा कि राकेश टिकैत फंडिंग के ऊपर काम करते हैं। कांग्रेस की फंडिंग से ये आंदोलन चल रहा है। कृषि कानून वापस ले लिया, इसके बाद भी ये बॉर्डर खाली नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं बलपूर्वक हटेंगे। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले यही बीकेयू भानु के नेता कह रहे थे कि एमएसपी की हमारी सबसे पहली मांग है, तीनों काले कानून वापस करने की हमारी मांग नहीं है। लेकिन बाद में जब तीनों काले कानून रद्द होने के बाद एमएसपी की मांग की जा रही है तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसान हट नहीं रहे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसानों के आंदोलन में बीकेयू भानु जो शुरू में समर्थन करने के लिए आया था, किस तरीके के मानसिकता के साथ भेजे गए थे, इसको लेकर आप समझ सकते हैं। एक एक बयान पूरी तरीके से बीकेयू भानु के अध्यक्ष के तथाकथित किसान समर्थित होने के दावे की पोल खोल देते हैं। एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी और वरुण गांधी ने एक साथ मिलकर उठाई छात्रों की आवाज। लखनऊ में लाठी चार्ज पर योगी सरकार को दोनों ने घेरा है। लखनऊ में शनिवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज के मामले को लेकर राहुल गांधी और वरुण गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार मांगने वालों का यूपी सरकार लाठियों से स्वागत कर रही है, लाठियां मार रही है। और बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये बच्चे माँ भारती के लाल हैं, इनकी बात मानना तो दूर कोई सुनने को तैयार नहीं है। राजधानी लखनऊ के अंदर शनिवार को पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिस दौरान राज्य में 69,000 शिक्षकों के भर्ती मामले बीते काफी समय से गरमाया हुआ है। और ऐसे में दोस्तों एक और अपडेट की माने तो पंजाब के बाद गोवा में केजरीवाल का दाव, कहा 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रूपए देंगे। केजरीवाल वयस्क महिलाओं के बैंक खाते में 1,000 रूपए देने का वादा करते हुए नजर आए। इस बीच दोस्तों एक और अपडेट है जहां पर नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव कौन है, क्या देश के अंदर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने और सीधे सीधे मुकाबले में शिकस्त देने के लिए तैयार है? क्या लगता है आपको? आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार और आदर्श को लेकर ऑप्शन दिया गया था, जिसमें तकरीबन 10,746 लोगों ने वोट किया है। और दोस्तों 10,046 लोगों का जो वोट है उसके आंकड़े कुछ इस प्रकार है जो अपने आप में ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे ममता बनर्जी बेशक करती हुई नजर आए, लेकिन राहुल गांधी ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प है। ये लोगों का कहना है। तकरीबन 78% लोग ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी ही नरेंद्र मोदी के सामने विकल्प है, जबकि ममता बनर्जी को विकल्प मानने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 8% के आसपास है। शरद पवार को मानने वालों की संख्या तकरीबन 3% के आसपास है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी कोसों दूर है इन सभी नेताओं से और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए एकमात्र नेता दिखाई पड़ते हैं। एक और जानकारी की माने तो सम्मित पात्रा जब 2003 में MBBS परीक्षा ही पास किया था, तो फिर 2000 में यूपीएससी का कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम कैसे पास कर लिया, यह सवाल पूछा गया है। यूपीएससी CMS के लिए एलिजिबिलिटी MBBS का होना होता है। ऐसे में दोस्तों फैक्ट चेकर ने पता किया है कि सम्मित पात्रा की शैक्षिक योग्यता 2003 के बाद MBBS है, जबकि इससे पहले एग्जाम देने का दावा किया गया है। कुल मिलाकर सम्मित पात्रा की योग्यता को लेकर सवाल खड़ा किया गया था और पूछा गया था कि आखिर टूरिस्ट डिपार्टमेंट का जो संगठन है उसका हेड आपको क्यों बनाया गया है, जिस पर सम्मित पात्रा अपनी पीठ थपथपाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने यूपीएससी के CMS एग्जाम को निकाला था। लेकिन दोस्तों जो आंकड़े जिस बात का खुलासा कर रहे हैं ये अपने आप में ही अब कहीं न कहीं बीजेपी के प्रवक्ता को बुरी तरीके से मुसीबत में डालने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी इस दावे को फर्जी बताते हुए कह दिया कि लोग किस किस तरह की बातें कर देते हैं। दरअसल दोस्तों 2000 में यूपीएससी की परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल किए जाने के उनके दावे की पोल खुल गई है। इसी बीच आपको बता दें कि नागालैंड के गोली कांड में 13 लोगों की मौत के बाद अब संसद में यह मामला उठने वाला है। कितना आगे तक जाएगा ये तो तभी पता चलेगा जब संसद में बहस होगी। देखते हैं आज कुछ बहस हो पाती है या नहीं हो पाती है। इसी के साथ में दोस्तों राहुल के अलावा किसी और चेहरे पर सहमत हो सकती है क्या कांग्रेस पार्टी? बघेल ने कहा कि यूपीए के साथ होगा अंतिम फैसला। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष की कप्तानी के सवाल पर कांग्रेस पार्टी के और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच में बयानबाजी का दौर बदस्तूर जारी है। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी राहुल गांधी के अलावा किसी और चेहरे पर भी सहमत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्षी खेमे के चेहरा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की ओर से संयुक्त तौर पर दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता दोहराते रहे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। इसी वजह से तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी अब अपना अलग फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से भूपेश बघेल ने बयान दिया है ये अपने आप में देश का नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर कहीं न कहीं कुछ स्पष्टता देखने को मिली है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल होने वाले चुनाव पर दोस्तों सर्वे कराए गए हैं। सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की वापसी का दावा किया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है
कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी को सत्ता पर काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है, खुद सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी। हालांकि ऐसे दावे बाकी पार्टियां भी कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार से नाराजगी और बदलाव को लेकर जब सवाल पूछा गया तो तकरीबन 47% लोगों ने कहा कि हाँ, हम सरकार से नाराज है और बदलाव चाहते हैं। वहीं पर दोस्तों तकरीबन 29% लोगों ने कहा कि नाराज है लेकिन बदलाव नहीं चाहते। इसी के साथ में आपको बता दें कि न नाराज है न बदलाव चाहते हैं, ऐसा कहने वाले लोगों की संख्या 24% के आसपास में है। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान का दावा, कहा बीजेपी नेता ने पार्टी बदलने के लिए पैसे और कैबिनेट के मंत्री बनाने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसद भगवत मान ने रविवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दल बदलने के लिए लालच दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने उन्हें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलने के लिए पैसा और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिए जाने का ऑफर दिया है। पंजाब में कुछ ही महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की अगुवाई करने वाले मान ने कहा कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे पैसा, पावर और इस तरीके के लालच दिखाकर खरीदा जा सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह भी कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आपके कई और विधायकों को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रही है। संगरूर से 2 बार के सांसद ने किसी का नाम लिए बिना जो बातें कही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि मेरी गाड़ी के सारे गियर हैं पर यू टर्न नहीं है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर जो बात कही है ये अपने आप में इस बात के संकेत देता है कि राज्य के अंदर जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के साथ में अलायंस होने वाला है। पार्टी की तरफ से 7 तारीख को यानी कल जोरदार तरीके से एकजुटता दिखाई जाएगी, लेकिन इससे पहले जयंत चौधरी ने कह दिया कि मेरी गाड़ी में सारे गियर हैं पर यू टर्न का ऑप्शन नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में अब अली जिन्ना पर तकरार जारी है। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच में बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा नाम के आगे जिन्ना लगाने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये सभी लोग जनता से घबराए हुए हैं। जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ में दिखाई पड़ता है, इसलिए अब इनकी भाषा बदल गई है। जैसे जैसे हार का डर सताएगा, दिल्ली से इनके नेता इसी तरीके के गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा था कि अब मैं उन्हें अखिलेश यादव जी नहीं बल्कि अखिलेश जिन्ना कहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अखिलेश पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मौका परस्ती है। यानी बीजेपी नेताओं को समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से ओबीसी वोटों को एक साथ लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, उसके बाद बीजेपी को अब धर्म के नाम पर पोलराइजेशन करना ही पड़ेगा। हो सकता है ऐसा सोच रहे हो। एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी की प्रयागराज में स्वागत किया गया है। स्वराज भवन में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। इसी बीच एक और अपडेट है जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की मौजूदा पीढ़ी सुझाव मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें सलाह लेना भी एक अपराध दिखाई देता है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व संकट, नेतृत्व परिवर्तन और घटते जनाधार से चिंतित पार्टी के सीनियर नेता कभी दबी जुबानों में तो कभी खुलकर ये बात रखते हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने फिर से पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर सवाल उठाए हैं। आमतौर पर विवादित बयानों को लेकर चर्चा से दूर रहने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लगता है कि चुनावों में लगातार कांग्रेस पार्टी की हार के बाद अब पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर चिंतन करना चाहिए। इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी विधायक बोले, कहा सुशील मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी हो रही है। भाजपा बेलगाम नेतृत्व विहीन पार्टी हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बेलगाम और नेतृत्व विहीन पार्टी तक बता दिया। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कहना है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। बिहार के बाढ़ से बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए ये बातें कही है। इसी बीच एक और जानकारी है जहां पर दोस्तों दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर ने सोमवार को आपातकालीन सेवाओं के बहिष्कार का ऐलान किया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट पीजी 2021 में बार बार हो रही देरी को लेकर अपना विरोध और तेज कर दिया है। सोमवार से अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। बता दें कि दिल्ली के शीर्ष 5 अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के संघ ने नीट पीजी 2021 में हो रही देरी को लेकर हड़ताल बुलाया है। इस बीच दोस्तों जेडीयू के नेता केसी त्यागी के बेटे अमरीश ने थामा बीजेपी का दामन। जनता दल यूनाइटेड के नेता और राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी ने रविवार को बीजेपी का दामन थामा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से उनको पार्टी में शामिल कराया गया। अमरीश त्यागी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी मैनेजमेंट देख चुके हैं। हालांकि उनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर त्यागी वोटरों को एकजुट करने के लिए बीजेपी में शामिल किया गया है। हालांकि ऐसा होगा या नहीं होगा इसको लेकर कई सारे सवाल जरूर हैं। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही थी। कैबिनेट मंत्री का पद देने का बड़ा ऑफर दिया
था। इसके लिए फोन भी आया था। सांसद भगवत मान की तरफ से आरोप लगाते हुए बीजेपी की पोल खोली गई है। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कहा गया कि पहले लुंगी टोपी वालों को गुंडा राज कहा जाता था। पत्रकार बोली, कहा मुसलमान ना होते तो बीजेपी का क्या होता। इसी बीच आपको बता दें कि देश के संविधान को क्या बदलने की साजिशें चल रही है। दरअसल दोस्तों ऐसा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल फिलहाल के अंदर एक डिबेट ने जोरदार तरीके से हवा ली है, जहां पर बीजेपी के सांसद ने कहा कि प्रस्तावना यानी जो संविधान की प्रस्तावना है जिसे प्रियम्बल कहते हैं, जिसमें समाजवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तेजस्वी यादव बोले, कहा संविधान बदलने की साजिशें चल रही है। बीजेपी के एक राज्यसभा के सांसद हैं जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी, केरल के निवासी हैं। उन्होंने राज्यसभा के अंदर एक बिल पेश करने की कोशिश की और इसमें भारत के संविधान के प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटाने की बात की है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव समेत तमाम समाजवादी विचारधारा वाले लोगों ने भारत सरकार से कहा है कि ऐसा ना करे। बीजेपी के नेता हैं, ऐसा चाहते हैं लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो देश के किसानों को चंद किसान बताने वाली बीजेपी की मानसिकता हटने का नाम नहीं ले रही है। जेपी नड्डा ने एक बार फिर से बयान देते हुए कह दिया कि देश में जारी ये किसान आंदोलन कोई हर किसान की आवाज नहीं है, यह एक वर्ग का प्रदर्शन है। मैं मानता हूं कि इस आंदोलन का चुनाव पर भी असर नहीं पड़ेगा और जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो काले कानून रद्द होने के बाद अब दूर हो गई है। इसी के साथ में दोस्तों आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1992 में जो हुआ था उसको रिपीट करने की कोशिश कई सारे संगठन करने की धमकी दे रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रशासन ने सुरक्षा को बढ़ा दिया है। क्षेत्र में अर्धसैनिक बलों की संख्या में इजाफा किया गया है। शाही ईदगाह मस्जिद के आसपास रास्ते सील कर दिए गए हैं। सभी स्थानीय घरों के लोगों को पहचान पत्र के साथ आने जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सीआरपीएफ के डीजी ने पत्र लिखते हुए कहा था कि मथुरा के हालात काफी खराब हो सकते हैं। इसी वजह से केंद्रीय सरकार ने अलर्ट का आदेश जारी कर दिया था। गलियों में आरएएफ और ईदगाह मस्जिद के आसपास सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। इसी बीच एक और अपडेट है, जहां पर दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की तर्ज पर शिमला में धरने पर बैठेंगे। किसान बागवानों की मांगों को लेकर सरकार के उपेक्षा भरे रवैये की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की तरह शिमला में भी अनिश्चितकालीन धरना देने और बैठने का ऐलान किया है। इसके लिए 20 दिसंबर से जवाब दो सरकार अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। ब्लॉक, तहसील, उपमंडल स्तर पर किसानों बागवानों के साथ बैठकें की जाएगी। मंच ने हर घर तक पर्चा पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए भी जन समर्थन हासिल किया जा रहा है। इसके बाद धरना शुरू किया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव तक ये धरना चलने वाला है। मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने बताया कि 3 महीने पहले प्रदेश सरकार को 15 सूत्रीय मांग का पत्र सौंपा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। एक और अपडेट की माने तो ओमिक्रॉन केसेस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, यानी कोरोना का जो नया टाइप है उसके कई सारे केसेस आए हैं, चाहे राजस्थान से जुड़ा हुआ हो चाहे दिल्ली से जुड़ा हुआ हो। कई राज्यों के अंदर ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में देश के अंदर एक बार फिर से कोरोना के विस्तार को लेकर लोगों के मन में शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों सरकार क्या सही से इसे निपट पाएगी, इसको लेकर अभी भी लोगों के मन में संदेह जरूर है और उम्मीद जाहिर करते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसा किया जाएगा जिसके बाद हो सकता है कि जनता को कुछ राहत मिले और कहीं न कहीं कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इस तरह की उम्मीद जाहिर की जाती है। वहीं पर दोस्तों राज्यसभा से निलंबित की गई शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अब संसद टीवी के शो में हिस्सा नहीं लेंगी। राज्यसभा की कार्रवाई से निलंबित करने के बाद अब रविवार को प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद टीवी के शो की एंकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से दुख जाहिर करते हुए बातें कही है। उन्होंने कहा कि संसद टीवी के शो मेरी कहानी के एंकर का पद छोड़ रही हूं। अगर मैं मानसून सत्र के दौरान हंगामा करने वाले विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के बाद ये फैसला लिया गया है। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी संसद टीवी के शो मेरी कहानी के एंकर थी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में उन्होंने ये जानकारी दी है। इसी के साथ में दोस्तों अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहेंगे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।